आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम् एषो पञ्चनमोकारो पावपनाशनो लानं च सव्येते परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। हम लोग देख रहे हैं अभी अवधि ज्ञान का वर्णन देख रहे हैं। अवधि ज्ञान में हमने देखा था, अवधि ज्ञान के भेद कितने देखे थे? पहले शुरू में दो भेद है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय और क्षाय क्षमिक। भव प्रत्यय देवता और नारकी को होता है, क्षाय क्षमिक मनुष्य और तिर्यंच को होता है। तो क्षाय क्षमिक में जो गुण प्रत्यय है, गुण प्रत्यय यानी जो साधु संतों को होता है, साधना करने के बाद जो होता है, तो वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। उसमें हमने शुरू में अनुगामिक अनानुगामिक 2 देख लिए हैं और तीसरा वर्धमान अवधि ज्ञान चल रहा है। हाँ, कल वर्धमान अवधि ज्ञान का देख रहे हैं। तो वर्धमान अवधि ज्ञान में जो भावनाएं, प्रशस्त भावनाएं होती है, शुद्ध भावनाएं होती है, प्रशस्त अध्यवसाय होता है और चारित्र में शुद्धता बढ़ती जाती है, तो ये अवधि ज्ञान बढ़ता बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ता है तो उसका परिमाण बताया है, उसका मेजरमेंट बताया है कि वो कम से कम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। अब हम मध्यम देख रहे हैं। मध्यम अवधि, जघन्य देख लिया, उत्कृष्ट देख लिया, अब मध्यम अवधि ज्ञान का क्षेत्र देखते हैं। अब मध्यम क्षेत्र जो देखना है ना, इसमें क्षेत्र और काल दोनों की कंपैरिजन की गई है। इतने क्षेत्र में देखा तो कितने काल तक देखेगा, उतने काल तक देखा तो कितने क्षेत्र तक देखेगा, ऐसे उसमें क्षेत्र और काल दोनों की कंपैरिजन की गई है। अब इसमें कुछ कुछ शब्द आएंगे। पहले तो अंगुल का शब्द आता है, अंगुल, एक अंगुल प्रमाण। मध्यम क्षेत्र में हमें कुछ कुछ परिभाषाएं पहले समझ लेनी है। तो उसमें पहले शब्द आता है अंगुल। अंगुल का असंख्यात्वा भाग, अंगुल प्रमाण, एक अंगुल प्रमाण। तो अंगुल का अर्थ क्या होता है? हमारी जो अंगुली होती है ना, इस अंगुली को जितना क्षेत्र लगता है, अंगुली के प्रमाण में क्षेत्र, उतने क्षेत्र को देखता है अंगुली प्रमाण। अंगुल कहा तो एक अंगुली का प्रमाण मानना है। एक अंगुली में रहने के लिए जितना स्थान लगता है उसको अंगुल कहते हैं। और आवली का शब्द आता है, एक आवली का। आवली का एक काल के, ये अंगुल जो है वो क्षेत्र के लिए है और आवली का जो है वो काल के परिमाण में है, काल का मेजरमेंट है। तो काल मतलब क्या है? अब जैसे एक अंगुली है, इस अंगुली को अगर हम एक दोरा लपेटेंगे, दोरे को लपेटेंगे, तो एक लपेटने में जितना टाइम लगता है, एक लपेटा लेने में जितना टाइम लगता है, उसको आवलिका बोलते हैं। ध्यान में आया क्या? एक लपेटे में जितना टाइम लगता है उसको आवलिका बोलते हैं। आवलिका, आवलिका शब्द बहुत बार आएगा आपको। तो आवलिका का अर्थ क्या होता है? एक अपनी अंगुली जो होती है ना, तो अंगुली को अगर हम दोरे से दोरा लपेटते हैं, तो एक लपेटा में जितना टाइम लगता है, एक सिर्फ ऐसा एक लपेटा लेते हैं, उसमें जितना टाइम लगता है उसको एक आवलिका बोलते हैं। उतने समय को क्या बोलते हैं? आवलिका, आवलिका। तो अब ये जो आगे की गाथा आएगी, इसमें अंगुल और आवलिका दोनों शब्द बार बार आएंगे। तो इसमें आपको ध्यान में लेना है, अंगुल यानी क्षेत्र के लिए एक अंगुल मात्र प्रमाण, और अब क्षेत्र के लिए ये हुआ, और काल के लिए आवलिका शब्द है। तो अब अगली जो गाथा है वो गाथा अपन वापस लेते हैं। अंगुलम आवलियानम भागम संखिज्य दोसु संखिज्या अंगुलम आवलियंतो आवलिया अंगुल पुहुतम। तो अब इसमें बताया है अंगुलम आवलियानम। इसमें अंगुलम और आवलियानम, अंगुल और आवली का दोनों शब्द है, अंगुल और आवली का। भागम संखिज्य यानी
असंख्यात व भाग, जैसे एक अंगुली के अगर अंगुली जितना क्षेत्र है, जैसे एक 2-3 इंच बाय आधा इंच ऐसा पूरा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के हम भाग करते हैं, तो उसके असंख्यात भाग होते हैं। एकदम छोटे-छोटे, छोटे-छोटे भाग अगर किए जाए तो उसके असंख्यात भाग हो सकते हैं। तो वो असंख्यात के भाग का मतलब एक भाग को देखना, क्षेत्र से एक भाग को अगर देखा तो आवलिका का भी असंख्यात भाग, जो आवलिका यानी जो अंगुल के मतलब काल का जो परिमाण हमने देखा है अभी, तो उस आवलिका का भी असंख्यातवां भाग मतलब उतने भाग उतनी देर तक ही देख सकते हैं। एकदम 1 सेकंड के 100वें हिस्से जितना समझ लो। आवलिका का असंख्यातवां भाग मतलब 1 सेकंड के 100वां हिस्सा। तो उतने समय तक वो देख सकता है। 200 संखिजा और अगर आवलिका के संख्यातवें भाग को देखता है, तो आवलिका का भी संख्यातवां भाग है। ये ना सिर्फ आप ध्यान में ले लेना। इसमें क्या है परिमाण जो बताया गया है, अंगुल और आवलिका दोनों का साथ में परिमाण बताया गया है। इसका अगर एक छोटा-सा पीस देखते हैं, तो काल का भी छोटा-सा अंश तक देखेंगे। इसका थोड़ा-सा बड़ा पीस देखेंगे, तो काल का भी थोड़ा टाइम ज़्यादा देखेंगे। फिर अंगुलम और एक अंगुली भाग को देखेंगे। एक अगर अंगुली भाग को देखते हैं तो एक आवलिका पर्यंत देखेंगे। एक आवलिका का टाइम जितना होता है वहां तक देखेंगे। और आवलिया पुहुतम एक अंगुल को अगर अंगुल से थोड़ा सा ज्यादा प्रमाण अगर व्यवस्थित देखते हैं तो अंगुल पुहुतम पृथकत्व। पुहुतम का अर्थ होता है पृथकत्व। पृथकत्व मतलब 1 से 2 से 9 तक की गिनती होती है। एक अंगुल बोला तो एक ही अंगुल जितना क्षेत्र है। और पृथक अंगुल पुहुतम बोले तो 2 अंगुल से लेकर 9 अंगुल तक का क्षेत्र होता है। 9 अंगुली तक का क्षेत्र गिना जाता है। तो एक पूरी आवलिका तक अगर देखते हैं, पूरी आवलिका मतलब काल पूरी आवलिका समय जितना समय देखते हैं तो 9 ज्यादा से ज्यादा 9 अंगुली तक का क्षेत्र देख सकते हैं। ऐसा इसमें थोड़ा सूक्ष्मता से बताया गया है। तो अपने को इतना ही ध्यान में लेना है कि अंगुली का जितना भाग देखते हैं, काल का भी उतना ही भाग देख सकते हैं, उतने ही देर तक देख सकते हैं। इतना ही उसका ध्यान में लेना है। फिर आगे चलते उन्होंने कहा है अगली गाथा में 58वीं गाथा में कहा है हथमी मुहूर्तंतो दिवसंतो गाऊयमी भवो तोयन पुहुतम पखंतो पन्नविसावो। हथमी मुहूर्तंतो एक हाथ जितना समय देखता है, एक हाथ जितना समय एक हाथ जितना क्षेत्र अगर देखते हैं तो उतने क्षेत्र देखने में एक मुहूर्त का टाइम लगता है। एक मुहूर्त में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो एक हाथ जितना समय, एक हाथ जितना क्षेत्र अगर देखते हैं तो उसमें एक मुहूर्त से थोड़ा सा कम टाइम। एक मुहूर्त मतलब कितना समय? एक मुहूर्त यानी 48 मिनट से थोड़ा सा कम। तो एक मुहूर्त तक का समय देख सकते हैं। एक मुहूर्त को थोड़ा सा कम समय तक वो देख सकते हैं। दिवसंतो गाऊयमी बोद्धवो अगर एक गाऊ यानी एक कोस पर्यंत अगर देखते हैं तो एक कोस पर्यंत देखने वाले एक पूरे दिन भर देख सकते हैं। दिन भर का भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का दिन भर का देख सकते हैं। फिर जोयन दिवस पुंज एक योजन तक अगर देखते हैं, अब क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे काल भी बढ़ता जाएगा। एक योजन तक अगर देखते हैं, एक योजन यानी 4 कोस तक देखते हैं, तो 4 कोस तक देखते हैं दिवस यानी 9 दिन तक का समय देख सकते हैं। 2 से 9 दिन तक देख सकते हैं। फिर पखंतो पन्नविसाओ अगर 25 योजन तक देखे, पन्नविसाओ यानी 25 योजन, 25 योजन तक अगर देखते हैं तो पखंतो यानी पक्ष, एक पक्ष यानी 15 दिन से कुछ कम समय, 15 दिन से कुछ कम समय तक वो देख सकते हैं। 25 योजन तक अगर उनको ज्ञान हो गया है तो। फिर अब जो आगे की गाथा है ना उसमें भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप वगैरह सब आएंगे। तो आपको सब पता है क्या अपना भरत क्षेत्र कितना है, जम्बूद्वीप कैसा है, लोक का आकार कैसा है, वो सारा पता है क्या आपको? थोड़ा सा अपन उसकी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना? थोड़ी सी उसकी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये इतना डिटेल आपको पता नहीं है ना? तो पहले तो अपन ने उस दिन लोक का आकार देखा था, तो मेरे पास ये थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। ये आएगा क्या उसमें? हाँ ये देखो, ये दिख रहा है ना? तो ये लोक का आकार है। ये पूरा लोक का आकार है। यहाँ पर नीचे अधोलोक है। ये 7 नरक है नीचे।
मैं इसका ना फोटो फोटो खींच कर डालूंगी उसमें, नंदी सूत्र में डाल दूंगी ताकि आपको और ज्यादा ध्यान में आएगा अच्छे से। तो ये नीचे जो है ना, ये नीचे 7 नरक है, एक के नीचे। ये बीच में जो है, बीच में अपना मध्य लोक है। बीच नाभि के स्थान पर मध्य लोक है और यहाँ ऊपर देवलोक है। ये ऊपर जो दिखता है ना, ऊपर का भाग यहाँ देवलोक है सभी। और एकदम से ऊपर सिद्धशिला है, एकदम ऊपर के टोक पर सिद्धशिला है, वहां पर सिद्ध भगवान होते हैं। तो ये पूरा लोक का आकार है, ऐसा लोक का आकार होता है। आया ध्यान में? तो ये लोक का आकार है। अब यहाँ पर मध्य लोक जो है, ये मध्य लोक जो है, नाभि का स्थान जो है मध्य लोक का, तो इस मध्य लोक में हम लोग रहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं उसको मध्य लोक बोलते हैं। तो ये मध्य लोक जो है ना, इसमें अब ऐसा फैलता जाएगा। ये अभी ऐसा आपको खड़ा बताया ना, खड़ा बताया, ऊपर हाइट, ऊपर से नीचे तक हाइट का बताया है। अब ये दिखने में ऐसा ऊपर से नीचे बहुत बड़ा है, पर ऐसा पसरा हुआ भी काफी है, बहुत ज्यादा पसरा हुआ भी है। तो ये जो मध्य लोक का हमें एक बिंदु दिखता है यहाँ पर उस बिंदु में भी बहुत ऐसा पसरा हुआ है। वहां पर हम लोग जहाँ रहते हैं वो जम्बू द्वीप, फिर एक द्वीप होता है। द्वीप मतलब थाली के आकार का एक द्वीप होता है, एक जम्बू द्वीप जिसे जिसे बोलते हैं। तो ये जम्बू, ये देखो, ये एक है, अढ़ाई द्वीप है ये, ढाई द्वीप बोलते हैं इसको। जैन तत्व प्रकाश में भी पूरा दिया हुआ है। पर ये देखो, ये ढाई द्वीप है इसमें। तो अब इसमें कैसा है, ये बीच में एकदम, इसके बीच में एकदम मेरू पर्वत है, एकदम बीच में मेरू पर्वत है। हाँ, मेरू पर्वत है। और ये मेरू पर्वत है और एक बीच में एक गोल है ना पूरा, में एक पूरा ऐसा गोल है पूरा। एक गोल जो है वो जम्बू द्वीप कहते हैं उसको। कौन सा द्वीप कहते हैं? जम्बू द्वीप। जहाँ, हाँ, जम्बू द्वीप जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो ये जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में एकदम बीच में मेरू पर्वत होता है। जम्बू द्वीप के एकदम बीच में, सेंटर में, सेंटर ऑफ पॉइंट, वहां पर मेरू पर्वत होता है। मेरू पर्वत होता है। फिर मेरू पर्वत का ये जो बीच का पट्टा है पूरा, उस पट्टे में महाविदेह क्षेत्र होता है। बीच वाले पट्टे में महाविदेह क्षेत्र होता है। और नीचे का जो भाग है, उसका नीचे का जो थोड़ा सा भाग है, वहां भरत क्षेत्र बोलते हैं। ये अपना भरत क्षेत्र है, अपना अपन इस भरत क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, नीचे भरत क्षेत्र है और उसी के सीधे एकदम ऊपर यहाँ ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र मतलब महाविद्य क्षेत्र मेरू पर्वत के सीध में रहता है। ऊपर पूरा पट्टा ऐसा महाविद्य क्षेत्र का रहता है, नीचे भरत क्षेत्र, ऊपर ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार ये पूरा जम्बू द्वीप है। आया ध्यान में? फिर ये जम्बू द्वीप हुआ ना, ये जम्बू द्वीप थाली के आकार का होता है, गोल होता है और थाली जैसा पूरा भरा हुआ होता है। फिर उसके चारों ओर एक समुद्र होता है। जो ब्लू कलर की लाइन दिखती है ना, वो जो ब्लू कलर की लाइन है, वो ब्लू कलर की लाइन वो पूरा समुद्र है, लवण समुद्र है। पहले बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप को पूरा घेर के, चारों ओर से घेरा हुआ जो ब्लू कलर की लाइन है, वो लवण समुद्र है। लवण समुद्र, हाँ। तो वो लवण समुद्र पूरा चारों ओर घेरा हुआ है। और फिर वो लवण समुद्र के बाहर में वापिस वो कंगन के आकार का है। जो लवण अब आगे जो भी रहेंगे वो कंगन के आकार के रहेंगे, मतलब पूरा ऐसा गोल रहेगा। तो ये लवण समुद्र होने के बाद उसके आगे जो वापिस क्षेत्र दिख रहा है, ये लाल और बीच वाला, दो ब्लू लाइन के बीच में दिखता है, देखो क्षेत्र दिख रहा है क्या? दो ब्लू लाइन के बीच में। तो जो दो ब्लू लाइन के बीच वाला जो क्षेत्र है, वो धातकी खंड द्वीप कहते हैं उसको। धातकी खंड द्वीप, धातकी, हाँ, धातकी खंड द्वीप कहते हैं। तो ये धातकी खंड द्वीप, ये बीच वाला लाइन है। हाँ, जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है। जम्बू द्वीप के बाद जो लवण समुद्र है, वो लवण समुद्र 2,00,000 योजन का होता है। हाँ, उसके बाद जो धातकी खंड द्वीप है वो कितना होता है? 4,00,000 योजन का।
धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन का। धातकी खंड के बाद वापस कालोदरी समुद्र है, वो कितना रहेगा? 8 लाख 8 लाख योजन का। और जो पुष्कर द्वीप है, वो पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का होता है। पुष्कर द्वीप जो होता है वो 16 लाख योजन का होता है, पर उसमें 4 लाख योजन 8 लाख योजन तक के बीच में एक पर्वत रांग होती है, पूरी पर्वत होता है, पूरा पर्वत, चारों ओर पूरा पर्वत होता है। ये देखो यहाँ एकदम किनारे में आपको दिखेगा, ज़ूम करके देखेंगे ना, तो ये देखो ये जो है ना, ये पर्वत की लाइन है। पुष्कर अर्ध के एकदम किनारे पर पर्वत की लाइन है। तो ये पर्वत क्या करता है, 2 भाग करता है, उस पुष्कर द्वीप के 2 भाग कर देता है। और 2 भाग करने के कारण आधा जो भाग है, 8 लाख योजन का जो भाग है, वहां तक मनुष्य लोग रहते, वहां तक मनुष्य रहते हैं। उसके आगे के जो 8 लाख है, वहां मनुष्य नहीं रहते हैं। तो ये अपन बोलते हैं ना, ढाई द्वीप 15 क्षेत्र, ढाई द्वीप 15 क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो ढाई द्वीप मतलब क्या? ये एक जम्बू द्वीप एक पूरा, फिर धात्री खंड द्वीप दूसरा, और पुष्कर द्वीप का आधा पुष्कर द्वीप, पुष्कर आधा द्वीप, ये आधा, ऐसे ढाई द्वीप होते हैं। आया ध्यान में? और ये जो बीच बीच में जो, तो ऐसे ये जो ढाई द्वीप है, इसमें 15 क्षेत्र होते हैं। 15 क्षेत्र कौन से है? अपन ने देखे, एक मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के वहां एक महाविद्य क्षेत्र है, नीचे भरत क्षेत्र है, ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। तो ऐरावत और भरत दोनों क्षेत्र है। तो ये जम्बू द्वीप में एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविद्य क्षेत्र है। फिर बीच में जो धातकी खंड द्वीप है ना, धातकी खंड द्वीप में 2 मेरू पर्वत है। तो 2 मेरू पर्वत है, तो 2 महाविद्य क्षेत्र है, 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र, मतलब वहां 6 क्षेत्र हो गए। और वैसे ही जो पुष्कर आधा द्वीप है, तो पुष्कर आधा द्वीप में भी 2 मेरू पर्वत होते हैं, दोनों ओर 2 मेरू पर्वत होते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों ओर 2 मेरू पर्वत होते हैं। और वो 2 मेरू पर्वत है, तो 2 महाविद्य क्षेत्र रहेंगे, 2 भरत क्षेत्र रहेंगे, 2 ऐरावत क्षेत्र रहेंगे। तो ऐसे जम्बू द्वीप के 3, धातकी खंड के 6 और पुष्कर आधा के 6, ऐसे 15 क्षेत्र हो गए। तो ये 6 क्षेत्र हो गए हैं। आया ध्यान में? 15 क्षेत्र हुए। तो ढाई द्वीप यानी जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्कर आधा द्वीप, ऐसे ढाई द्वीप, और उसमें 15 क्षेत्र हो गए, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र। पूरा ध्यान में आया? अब ये जो ढाई द्वीप बताए हैं, तो ऐसे मध्य लोक में बहुत सारे द्वीप और समुद्र बहुत सारे हैं। ये तो अपने ढाई द्वीप में सिर्फ मनुष्य रहते हैं, इसके आगे मनुष्य नहीं रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं। पर बहुत असंख्यात द्वीप और समुद्र है, ऐसा गोल 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 में बहुत चलते रहते हैं। पुष्कर आधा द्वीप हुआ तो वापिस एक समुद्र आएगा, समुद्र हुआ कि वापिस एक द्वीप आएगा, द्वीप हुआ कि वापिस समुद्र, ऐसे करते करते बहुत सारे असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। तो उसमें अढ़ाई द्वीप में सिर्फ मनुष्य रहते हैं, अढ़ाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं। तो यहाँ पर अब अपनी जो अगली गाथा है, 59वीं गाथा है, 59वीं जो गाथा है, उस गाथा में क्या कहा? भरहम्मी अड्ढमासो, भरहम्मी भरहम्मी अड्ढमासो, जम्बू दिव्वमी साहियो मासो, वासम च मणुयलोये वासपुहुतम च रुयगम्मी। अब भरहम्मी अड्ढमासो यानी भरत क्षेत्र को, सिर्फ भरत क्षेत्र को अगर देखते हैं, भरत क्षेत्र कितना था? अपने जो जम्बू द्वीप का एकदम नीचे वाला भाग, छोटा सा नीचे वाला भाग, वहां भरत क्षेत्र है। तो सिर्फ भरत क्षेत्र को जो देखता है, भरत क्षेत्र तक का जो देखता है क्षेत्र से, तो वो आधे मास तक, मतलब 15 दिन तक देख सकता है, 15 दिन तक देख सकता है, 15 दिन तक आगे पीछे, मतलब भूत भविष्य 15 दिन का पूरा देख सकता है। फिर जम्बू द्वीप में साहियो मासो, जम्बू द्वीप, पूर्ण जम्बू द्वीप को अगर देखता है, बीच वाला जो क्षेत्र था ना अपना जम्बू द्वीप का, तो जम्बू द्वीप अगर पूरा देखता है, तो साहियो मासो मतलब 1 माह से अधिक समय तक देख सकता है, 1 महीने से कुछ अधिक समय तक देख सकता है। फिर वास्तव मनुयलोय, मनुष्य क्षेत्र, मनुयलोय यानी मनुष्य क्षेत्र। तो अब मनुष्य क्षेत्र कितना हो गया? ढाई द्वीप, ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं ना, तो पूरा ढाई द्वीप यानी मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं उसको।
तो 2.5 द्वीप पूरा मनुष्य क्षेत्र को जब तक देखते हैं, तो मनुष्य क्षेत्र का जितना क्षेत्र देखते हैं, तो वो समय होता है 1 साल तक देख सकते हैं, 1 वर्ष तक पूरा देख सकते हैं। वासम च मनु वासम यानी वर्ष, 1 वर्ष तक मनुष्य क्षेत्र का देख सकते हैं। मनुष्य क्षेत्र जितना क्षेत्र अगर देखते हैं, तो 1 वर्ष तक उनका अवधि ज्ञान रहता है। और फिर वासपुहुतम च रुयगमी, रुयगमी यानी रुचक द्वीप, रुचक नाम का द्वीप होता है, वो 15वां द्वीप है। जैसे ये 3 हो गए, अपन ने 3 देखे, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्कर द्वीप, ये 3 देखे। इसके आगे और द्वीप समुद्र करते-करते 15वां जो द्वीप आएगा, उसको रुचक द्वीप कहते हैं। रुचक नाम उसका रुचक है। तो अगर वास्तव रुचक द्वीप पर्यंत मतलब 15 द्वीप तक देखता है, 15 द्वीप तक का क्षेत्र अगर देखते हैं, तो वासपुतम से 1 वर्ष से अधिक का समय तक देख सकते हैं। 1 वर्ष से अधिक समय, 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का समय देख सकते हैं। पुहुत्तम यानी पृथकत्व, पृथकत्व यानी 2 से 9 तक की संख्या गिनना। तो 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक देख सकते हैं। 15 द्वीप अगर देखते हैं, 15 द्वीप समुद्र तक देखते हैं तो। फिर आगे बोला कि संखिज्जम्यु काले दिवस समुद्रावी होती संखिज्जा। अगर संख्यात काल तक देखता है, संख्यात काल पर्यंत देखता है, तो द्वीप समुद्र भी संख्यात द्वीप समुद्र तक देख सकता है। बहुत सारे द्वीप और समुद्र देख सकते हैं। और कालम में असंख्य दिवस समुद्राऊ भैयवा। और अगर असंख्यात काल तक देखते हैं, तो असंख्यात काल तक देखने वाले असंख्यात द्वीप समुद्र तक देख सकते हैं। मतलब जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे काल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है, वैसे वैसा क्षेत्र बढ़ता जाता है। क्षेत्र और काल दोनों के हिसाब से आगे आगे वो बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जो वर्धमान अवधि ज्ञान है, वो वर्धमान अवधि ज्ञान पूरे संपूर्ण लोक तक देख सकता है, इतना ज्यादा बढ़ सकता है। और जब इतना पूरे संपूर्ण लोक को देखता है, उसको परम अवधि ज्ञान भी बोलते हैं। संपूर्ण लोक को देखना परम अवधि ज्ञान भी बोलते हैं उसको। और जिसको परम अवधि ज्ञान हो जाता है, वो केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। परम अवधि ज्ञान वाला बहुत जल्दी उनको केवल ज्ञान हो सकता है। तो इस प्रकार ये वर्धमान अवधि ज्ञान बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ सकता है। अब आगे की गाथा में कहा है 61वीं गाथा। काले चौन उड्ढी कालो भैयव खित्त उड्ढिए उड्ढिए दव पज्जव भैयवा खित्त कालऊ। मतलब क्या कहा कि अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चार। अभी तक अपन ने द्रव्य और क्षेत्र और काल ही देखा था। क्षेत्र से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे काल से बढ़ते जाते हैं। काल से बढ़ते हैं, वैसा क्षेत्र बढ़ता जाता है। दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो क्षेत्र और काल हमने देखा था, पर 4 बातें होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 4 बातें होती है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जैसे क्षेत्र और काल से बढ़ते जाते हैं, तो उतना द्रव्य ज्यादा देखते जाते हैं, उतने द्रव्य के भाव जो होते हैं वो भी ज्यादा ज्यादा देखते जाते हैं। तो उसके साथ द्रव्य और भाव भी बढ़ता जाता है। तो फिर अब आगे की जो गाथा है उसमें क्या कहते हैं कि कितना काल बढ़ने के बाद सभी बढ़ते हैं क्या, द्रव्य, क्षेत्र और भाव भी बढ़ते हैं क्या। फिर क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र बढ़ने के बाद कौन कौन बढ़ता है, इस प्रकार वो हिसाब लगा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल है, पर अपने को थोड़ा थोड़ा देख लेना है। कालो चौना उठी, अगर काल बढ़ता है, काल अगर ज्यादा देखता है, जितना काल ज्यादा बढ़ता है उतना क्षेत्र भी बढ़ता है, द्रव्य भी बढ़ता है और भाव भी बढ़ता है। काल के बढ़ने के साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, क्षेत्र और भाव तीनों बढ़ते जाते हैं। हाँ, काल के पढ़ने के बाद चारों बढ़ जाते हैं। फिर कालो भयो खित्तौड़, पर क्षेत्र अगर बढ़ा तो काल बढ़ेगा ही, ऐसा पूरा जरूरी नहीं, पूरा उतना ही काल बढ़ेगा ऐसा नहीं है। क्षेत्र बढ़ा तो द्रव्य और भाव तो बढ़ेंगे, पर काल उतना बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। फिर उठिए दव पज्जव, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य अगर बढ़ा तो काल और क्षेत्र बढ़ेगा ही, ऐसी जरूरत नहीं है, भाव सिर्फ बढ़ेगा। और भैया खित्त कालऊ, क्षेत्र और काल जो है वो उसकी भजना होती है, मतलब जो बढ़ता भी है नहीं भी बढ़ता है। तो ये ध्यान में लेना है कि काल अगर बढ़ा तो चारों बढ़ते जाते हैं। काल से अगर वर्धमान अवधि ज्ञान काल से, काल बढ़ना मतलब क्या है, उतने काल तक देख सकता है। काल बढ़ना मतलब उतने काल तक रहता है ऐसा नहीं। काल बढ़ना, अब जैसे अवधि ज्ञान हुआ है,
तो अभी अपन देखते हैं 1 महीने का अवधि ज्ञान 1 महीने तक का देख सकते हैं, 1 महीने का बढ़ा है और 1 महीने के बाद 1 साल का बढ़ा है, मतलब 1 साल तक का भूतकाल और भविष्य काल का देख सकता है। भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है। फिर अगर उत्सर्पिणी काल तक देखता है, अवसर्पिणी काल तक देखता है, तो जैसे-जैसे काल बढ़ता है, तो उतने काल तक का दिखता है कि उतने काल में कहाँ कहाँ क्या हुआ था, कहाँ क्या होने वाला है। तो ये सारा उनको दिखता है स्पष्ट। तो काल से बढ़ना मतलब उतने काल तक का दिखता है और क्षेत्र से बढ़ना मतलब उतने क्षेत्र तक का देखता जाता है। द्रव्य से बढ़ना यानी वहां पर रहे हुए रूपी पदार्थ को देखता है और भाव से बढ़ना यानी वहां जो रूपी पदार्थ है उनके भावों को जानता है, मतलब उनके वर्ण रंध वर्ण गंध रस स्पर्श वगैरह सभी सभी भावों को वे जानते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है वैसे वैसे द्रव्य क्षेत्र और भाव भी बढ़ता जाता है। अगर क्षेत्र बढ़ा तो काल बढ़ेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, पर द्रव्य और भाव बढ़ेगा। द्रव्य भाव बढ़ा तो काल और क्षेत्र बढ़ेगा ऐसा जरूर नहीं है, पर भाव बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार ये गाथा में कहा गया है कि कौन किसके बढ़ने पर क्या क्या बढ़ता जाता है। फिर आगे की गाथा में कहा है, आखिरी गाथा है ये, सुहुमोय होई कालो। काल सबसे ज्यादा सूक्ष्म होता है। काल बहुत सूक्ष्म है, अपन ने देखा ना, एक समय का कितना सूक्ष्म समय होता है। मेजरमेंट अगर अपन उसका देखते हैं तो इसके कमल के पत्तों का देखा अपन ने, कितना सूक्ष्म समय होता है। तो काल तो सूक्ष्म होता है, पर तत्तो सुहुमयरम हवे खित्तम। काल से भी सूक्ष्म क्षेत्र होता है। काल से भी सूक्ष्म क्या होता है, क्षेत्र होता है। क्षेत्र अपने को दिखने में ऐसा बड़ा दिखता है, पर वो जो एक क्षेत्र होता है, अब जैसे 1 अंगुली मात्रा जितना क्षेत्र है, तो उतने क्षेत्र में कितने परमाणु रहते हैं, कितने प्रदेश रह सकते हैं, उसका मेजरमेंट अपन नहीं लगा सकते। अगर उसको गिनते बैठे तो कितना ही काल व्यतीत हो जाता है। अगर इतने अंगुली प्रमाण क्षेत्र में परमाणु कितने हैं, एक एक परमाणु को अपन निकालते जाए और उसको गिनते जाएंगे, तो गिनते गिनते कितना समय हमारा व्यतीत हो सकता है, बहुत समय जा सकता है। देखने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, एक समय में अपन देख लेते हैं, पर गिनते गए तो बहुत सारा समय उसमें चला जाता है। तो मतलब काल से भी सूक्ष्म क्षेत्र होता है। काल से ही तत्व सुहुमरम हवे खित्तम अंगुल सेड़ी मित्य ओसपिण्यो असंखिज्जा। मतलब 1 अंगुल मात्र क्षेत्र में कितने अवसर्पिणी काल भी बीत सकते हैं, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल कितने भी बीत सकते हैं, इतना ज्यादा सूक्ष्म क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार वर्धमान अवधि ज्ञान का वर्णन हमने देखा है कि यह वर्धमान अवधि ज्ञान जो है, इसमें हम लोगों ने देखा कि वर्धमान अवधि ज्ञान को देखते देखते हमने अपने भूगोल को भी देखा है, ढाई द्वीप को भी देखा है, द्वीप समुद्रों को भी देखा है, संपूर्ण लोक को भी देखा है, लोक का आकार भी देखा है और कैसे कैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है, काल कैसे बढ़ता जाता है, वो सारा वर्णन अपन ने इस अवधि ज्ञान में देख लिया है। अब है आगे हीयमाणयम अवधि ज्ञान। से किमतम हीयमाणयम ओहि नाण हीयमाणयम ओहि नाणम अपसथ्येहिम अध्यवसाय ठाणेहिम वट्टमानस्य वट्टमानचरितस्य संकिलस्य मानस्य संकिलस्य मानचरितस्य सववो समन्ता। अध्यवसाय का अर्थ अपन ने क्या किया था, याद है? अध्यवसाय यानी क्या कहा था, भावों की तरंगे। अध्यवसाय यानी भावों की तरंगे। तो ये मन की तरंगे जैसे जैसे शुद्ध होती जाती है, प्रशस्त होती जाती है, उसमें विशुद्धि आती जाती है, तो वैसे वैसे वर्धमान अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। पर इसके उल्टा हीयमान अवधि ज्ञान जो होता है, हीयमान अवधि ज्ञान घटते घटते जाता है। जो हमारे भावों की तरंगे है वो अशुद्धता की ओर जाती है, अशुद्ध विचार आने लगते हैं, अशुभ विचार आने लगते हैं, अहंकार के भाव जाग जाते हैं, किसी को क्रोध के भाव जागते हैं, राग द्वेष के भाव जागते हैं। तो जो अशुद्ध अध्यवसाय होते जाते हैं, जैसे जैसे अध्यवसाय हमारे अशुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो ज्ञानावरणीय कर्म जो क्षयक्षम हुआ था वो घटता घटता जाता है। जो बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, हीयमान अवधि ज्ञान होते समय बहुत बड़ा होता है, बहुत क्षेत्र भी बड़ा होता है, काल भी बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। पर जैसे जैसे हमारे भावों की अशुद्धता बढ़ती जाती है, भावों में विशुद्धि कम होती जाती है और भावों की अशुद्धि के कारण चारित्र में भी अशुद्धि आती जाती है।
चारित्र भी हमारा अशुद्ध होते जाता है, चारित्र में भी निर्मलता नहीं रह पाती। तो फिर उसके कारण से ये जो अवधि ज्ञान का कर्म हटा था, बाजू में सरका था, तो वापिस वो उसके ऊपर ढक्कन लाने लगता है, वापिस वो आते जाता है। और आते-आते कम होते-होते वो पूरा लुप्त भी हो सकता है, पूरा अवधि ज्ञान वापिस चला जा सकता है। तो यहाँ क्या कहा, हीयमाणयम अवधि ओहिनाणम, हीयमान अवधि ज्ञान जो होता है, अपसत्यहीन, अप्रशस्त अध्यवसाय ठाणेहीन, अध्यवसाय से अप्रशस्त अध्यवसाय, अप्रशस्त अध्यवसाय यानी अशुभ विचार, शुभ विचार, अशुद्ध विचार, हिंसा के विचार, द्वेष के विचार, ईर्ष्या के विचार, इस प्रकार से क्रोध के, मान के ऐसे विचार जब आने लग जाते हैं और उन विचारों के कारण वर्तमान चरित्र, वर्तमान काल में वर्तमान जो चारित्र है उस चारित्र में संकिलसमान चरित्र, संक्लेश आ जाता है, संक्लेश के भाव आ जाता है, क्लेश के भाव आ जाते हैं। मतलब अशुभ जो विचार आते हैं, निगेटिव विचार आने लगते हैं, तो निगेटिव विचार के कारण चारित्र में भी निगेटिविटी आ जाती है और उसके कारण से सबवो समन्ता यानी चारों ओर से, सबवो समन्ता यानी चारों ओर से ओही परिहायी, अवधि ज्ञान परिहायी यानी कम होता जाता है, चारों ओर से अवधि ज्ञान कम होता जाता है और कम होते होते पूरा लुप्त भी हो सकता है। शेतम हीयमानयम ओहिनानम, इसको हीयमान अवधि ज्ञान कहते हैं। आया ध्यान में? हीयमान अवधि ज्ञान है, एक वर्धमान था, एक हीयमान है। वर्धमान वर्धमान बढ़ते बढ़ते जाता है, हीयमान घटता घटता जाता है। पहले वर्धमान होता है फिर उसके बाद ही, मतलब ये साथ साथ में ही चलते हैं, पहले बढ़ते बढ़ते जाते हैं फिर घटते घटते जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको ही वर्धमान हो गया है वो वर्धमान ही रहेगा, किसी को वर्धमान होता है, किसी को हीयमान होता है। इसके प्रकार बताए हैं, किसी को अनुगामिक होता है, किसी को अनानुगामिक होता है, किसी को प्रतिपाती होता है, किसी को अप्रतिपाती होता है, सबको एक साथ नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। पर जिसको वर्धमान हुआ है वो बढ़ता बढ़ता जाता है, उसके भाव परिणाम सब बढ़ते जाते हैं, वो बढ़ता जाता है, वो एकदम फायदे में रहता है। पर जिसको हीयमान होता है उसका घटता घटता जाता है, वो घाटे में जाता है। हीयमान अवधि ज्ञान जो होता है वो घाटे का सौदा है, वर्धमान अवधि ज्ञान जो है वो फायदे का सौदा है। तो बढ़ता बढ़ता जाता है, ये घटता घटता जाता है, एक का ही नहीं है। पहले वर्धमान में बढ़ता जाएगा, हीयमान में घटता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को नहीं होता है, व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति, दोनों को अलग अलग को होता है। आया ध्यान में हीयमान अवधि ज्ञान? तो आज अपन ने देखा है, पहले मुख्य अपन ने क्या देखा है, 2.5 द्वीप और 15 क्षेत्र, द्वीप और 15 क्षेत्र देखे हैं। उसके मैं फोटो सेंड कर दूंगी आपको, तो वो फोटो आपने देखना है और उसके ऊपर अच्छे से पढ़ाई करना है। उसमें जो नहीं समझ में आएगा वो वापस समझाने की कोशिश करेंगे। या आपके पास अगर जैन तत्व प्रकाश है तो उसमें भी उसका पूरा चित्र है और उसका डिटेल भी दिया हुआ है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, जैन तत्व प्रकाश में देखेंगे तो आपको वापस व्यवस्थित ध्यान में आ जाएगा, वापस आप उसकी पढ़ाई पक्की कर सकते हैं। तो शॉर्ट में वापस अपन देख लेते हैं। पहला होता है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप होता है, जम्बूद्वीप में एक मेरू पर्वत होता है। जम्बूद्वीप का जो मेन सेंटर में मेरू पर्वत होता है, मेरू पर्वत के पूरे आजू बाजू में पूरा पट्टा महाविद्य क्षेत्र का होता है। हाँ, और उसके एकदम नीचे भरत क्षेत्र होता है, भरत क्षेत्र नीचे होता है और एकदम ऊपर ऐरावत क्षेत्र होता है। वैसा ही जैसे जम्बूद्वीप पूरा हुआ कि उसके चारों ओर कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र होता है। लवण समुद्र कितने योजन का होता है, 2 लाख योजन का लवण समुद्र होता है। लवण समुद्र के बाद लवण समुद्र के बाद क्या होता है, धातकी खंडद्वीप, धातकी खंडद्वीप होता है। धातकी खंडद्वीप में 2 मेरू पर्वत होते हैं, 2 और तो वो उतना धातकी खंडद्वीप में मतलब 6 क्षेत्र धातकी खंडद्वीप में होते हैं। उसके बाद होता है कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र होता है, वो कितने लाख योजन का होता है, 8 लाख योजन का। कालोदधी समुद्र जो है वो 8 लाख योजन का होता है। और उस कालोदधी समुद्र के बाद कौन सा द्वीप आता है, पुष्कर, अर्ध पुष्कर, पुष्करार्धक या अर्ध पुष्कर। ये पुष्करार्ध जो द्वीप है उसमें
भी 2 मेरु पर्वत होते हैं। 8 लाख योजन में बीच में मानुष्योत्तर पर्वत कहते हैं उसको। एक पर्वत की पूरी लाइन होती है, उसको मानुष्योत्तर पर्वत कहते हैं। मतलब वहाँ तक मनुष्य रहते हैं, उसके आगे मनुष्य नहीं रहते। वो भेद करता है। जो पुष्कर द्वीप है, उसके बीचों-बीच वो भेद डालता है। पूरी भेद की दीवार होती है, 2 भाग कर देता है। पुष्कर द्वीप के 2 भाग करता है। तो आधे भाग में मनुष्य रहते हैं, आधे भाग में तिर्यंचे ही रहते हैं। तो जो आज मनुष्य का क्षेत्र कितना बोला है, तो मनुष्य में ये 15 क्षेत्र हो गए। है ध्यान में? 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र। तो ये 2.5 द्वीप और 15 क्षेत्रों को अच्छी तरह से जान लेना। और ये कहाँ पर है? लोक में कौन से भाग में है? कौन से लोक में है? मध्य लोक में है। तो इस प्रकार आज का अपना अवधि ज्ञान का काफी आधा भाग पूरा हुआ है। अभी 2 भाग बाकी है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी बाकी है। वो अगले क्लास में अपन देख लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जम वैधम वच्चामेलयम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम चुक्षुदिन्नम दुत्सु परिचयम अकाले कव सज्जाओ काले न कव सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।